हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश धारे और मेरी चैनल स्टॉक 380 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइस एक्शन पैटर्न, जो अगर मार्केट में दिखता है तो उससे हम अच्छा खासा गेन कमा सकते हैं। वो पैटर्न कौन सा है? वो पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। इस पैटर्न में हम ये भी देखेंगे कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इसमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट्स कैसे डिफाइन करने हैं और उसके प्रोज और कॉन्स क्या है और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जबकि ये पैटर्न मार्केट में हमें दिखता है। तो लेट अस नॉट वेट फर्दर, चलो देखते हैं कप एंड हैंडल क्या चीज़ है। बिफोर गोइंग अहेड, चलो हम रिव्यू करते हैं मेरी चैनल का। मेरी चैनल का नाम है स्टॉक 380 और इस चैनल पे आपको अच्छे खासे एजुकेशनल वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएगी। ये चैनल पर आपको नॉट ओनली द वीकली मार्केट ओवरव्यू और दो स्टॉक्स पर वीक, माने हमारा स्टॉक्स ऑफ द वीक सीरीज वाला डिटेल्स भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको और भी अच्छे खासे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे शुगर स्टॉक्स के बारे में एक अच्छा खासा वीडियो बनाया गया है, ETFs के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है उसके ऊपर वीडियो है, अल्फा मूविंग स्टॉक्स के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है उसके ऊपर वीडियोस है। उसके अलावा भी एजुकेशनल वीडियोस में आप यहाँ पे पाएंगे कि मार्केट में आप ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मिलेगा वेजिस पैटर्न्स ब्रेकआउट कैसे कर सकते हैं। तो ऑल दिस वीडियोस आर देयर ऑन दिस चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन। तो मेरे सामने कप एंड हैंडल का एक ब्लूप्रिंट मैंने बना के रखा है। दैट इज हाउ वी विल बी सीइंग लर्निंग कि भाई कप एंड हैंडल कैसे काम करता है। कप एंड हैंडल जो है वो दो जगह पे जनरेट हो सकता है। पहली जगह कौन सी है? जहां पे एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड है, जैसे कि ये वाला, दिस इज एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद एक रिट्रेसमेंट है जो कि कप के फॉर्मेट में जनरेट होता है। उसके बाद वहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे एक छोटा सा और छोटा रिट्रेसमेंट होता है। तो ये कुछ ना कुछ एक कप और उसके हैंडल के जैसा यहाँ पे हमें पैटर्न जैसा दिखता है, तो उसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। ये होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द अप ट्रेंड सिनारियो। ये ज़्यादा डोमिनेंट है। एक दूसरा सिनारियो भी जनरेट हो सकता है जहाँ पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का कप बनता है। कप का ब्रेकआउट आने के बाद वहाँ पे रिट्रेस होके वो ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन की बात होती है, जहाँ पे ये कप है और ये हैंडल है। तो ऐसी दो सिचुएशंस में हम कप एंड हैंडल को देख सकते हैं। हम बात करते हैं कि कप क्या चीज़ है। एक्चुअली यू शेप रिकवरी मार्केट में है। यू शेप रिकवरी का मतलब है कि ये जो स्टेडी और इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर रिकवरी जो है वो वी शेप में है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और वो वैलिड कप एंड हैंडल के लिए चल नहीं सकता है। इसमें जो रिट्रेसमेंट है विद रेफरेंस टू द कप जनरेशन, यहाँ पे जो कप बन रहा है उसका डेप्थ जो है ऑलमोस्ट 12 से 35% के आसपास होता है अगर वो अप ट्रेंड के बाद जनरेट हो रहा है। तो ये जो डेप्थ है वो अराउंड 12 से 35% का हम देख सकते हैं। और टाइम होरिजॉन इस कप जनरेशन का ऑलमोस्ट कम से कम 7 हफ्ते होना चाहिए, मतलब 2 महीने का एक मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें कप बना हो। तो ये इसके प्री रिक्विजिट्स है कप बनने के। अब बात करते हैं हैंडल के बारे में। जब ये कप बनने के बाद एक ऑल टाइम हाई नेकलाइन जो है उसके पास एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। वो कंसोलिडेशन जो है उसको हम हैंडल की तौर पे देखते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से देखें इसको तो ये कहीं ना कहीं पोल और फ्लैग का एक फॉर्मेशन तैयार करता है जो आगे जाके ब्रेकआउट के ओर पे कन्वर्ट होता है। और ब्रेकआउट के थ्रू यहाँ पे जब कप का भी ब्रेकआउट आ जाता है तो हम उसको सिग्निफिकेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हैंडल का फॉर्मेशन है उसका डेप्थ ओवरऑल कप हाइट के जो लेंथ है उससे
मैक्सिमम 10 से 15% का होना चाहिए, जो कि 10 से 15% का डिप यहाँ से यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये डिप मोर देन 50% के नीचे चला गया, दैट मीन्स वो कप एंड हैंडल वैलिड नहीं है। तो जो हैंडल है उसकी सिचुएशन के बारे में हमने यहाँ डिटेलिंग जानी। अब बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। इनफैक्ट कब क्यों बनता है? कब एक अप रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग के रहते यहाँ पे सेलर्स जोन क्रिएट होता है। तो ये जो स्क्यूड डाउन फॉर्मेशन है, डाउनफॉल जो दिखता है, उस ड्यूरेशन में हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग आता है। और ड्यूरिंग द मिड ऑफ द कप सिनारियो, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रिलेटिव शेयर को बाय कर रहे होते हैं, उस टाइम पे बहुत ही शांति से यहाँ पे परचेजिंग हो रही होती है और यहाँ पे सप्लाई ड्राई आउट हो जाता है। मतलब यहाँ पे नीचे हम देखेंगे तो ये जो बार से वॉल्यूम के बार कम दिखने लगते हैं। अब बात करते हैं इंक्लाइन फैक्टर्स की, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के बाद कांस्टेंट अप मूवमेंट के साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेट होता है और एक दिन जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कप अचीव हो जाता है, वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये सेलिंग प्रेशर इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने पहले बाय किया था और बिकॉज ऑफ स्क्यूड सेलिंग उनको लगता है कि ये डबल टॉप बना के नीचे की ओर क्लोजिंग देगा। उस वजह से जो लोग यहाँ पे ट्रैप्ड आउट है वो यहाँ पे सेलिंग करते हैं। वो अगर सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा सा डाउन मोमेंटम जनरेट होता है, बट इंस्टीट्यूशनल बायर्स उसको फिर आगे जाके बड़े अच्छे मार्जिन से फिर से बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल इस तरह से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होता है मार्केट। उसका कंफर्मेशन कैसे किया जाता है? ये जो कप और हैंडल का एक ब्रेकआउट कैंडल आता है, ये ब्रेकआउट कैंडल की साइज सिग्निफिकेंट होनी चाहिए और वहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? जो एवरेज वॉल्यूम है उससे 2 गुना या 3 गुना वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए। और ये जो कैंडल है उसका बॉडी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए विद रेफरेंस टू, अगर वीक्स को इंक्लूड करते हैं तो मतलब कितना बड़ा होना चाहिए? बॉडी पार्ट जो है, ये बॉडी सेक्शन, वो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द ओवरऑल कैंडल साइज होना चाहिए, तब जाके इसको वैलिड ब्रेकआउट माना जाए। तो ब्रेकआउट कैसे कंसीडर होता है? अगेन 3 फैक्टर्स। एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल एट द वर्ज ऑफ द नेक लाइन, इसको नेक लाइन बोलते हैं, जहाँ पे कप स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो हैंडल स्टार्टिंग पॉइंट और हैंडल एंड पॉइंट के बीच में जो लाइन है उसको हम बोल देंगे नेक लाइन। नेक लाइन के ऊपर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनेगा, उसकी साइज 2/3 ऑफ द ओवरऑल कैंडल साइज होनी चाहिए और उसके नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। अब इस केस में स्टैटिस्टिकल एज कैसे मिल सकती है? अगर कप की साइज 1 साल या उससे कम टाइम फ्रेम में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 70% जितनी होती है। अगर कप 5 साल के फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दे रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये 10 साल के ऊपर का कप एंड हैंडल अगर जनरेट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि कम से कम अगर 10 साल का कोई कप एंड हैंडल हमारे सामने आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। ये पैटर्न डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे ही हम प्रेडिक्ट करना चाह सकते हैं क्योंकि मार्केट नॉइज इसमें अवॉइड हो जाता है और उस वजह से हम उसको डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे ही डिटेक्ट कर पाएंगे या तो डिटेक्ट करना चाहिए। इसका एवरेज जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2.5:1 का रहता है और वहाँ पे हमें अच्छा खासा गेन देखने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कि जब हम एंट्री कहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंट्री 2 जगह पे डिफाइन हो सकती है। जब कभी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर का जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके ऊपर हमारा एक एंट्री पॉइंट जनरेट होता है। ये एंट्री पॉइंट यहाँ बना तो स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। ये थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप लॉस माना जाए। दूसरा एंट्री पॉइंट जनरेट होता है जब कप का ब्रेकआउट होता है, वो ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेस जनरेट करता है। रिट्रेसमेंट जनरेशन जो है वो नेक लाइन के आसपास होता है। नेक लाइन के आसपास एक अच्छा या तो इंडिकेटिव कैंडल तैयार होता है। इसमें
जिसमें बन सकता है हैमर, या तो फिर अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग और ऐसी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। तो उस केस में हम यहाँ पे एंट्री डिटेक्ट कर सकते हैं। इस केस में जहाँ पे हम नीचे के लेवल पे एंट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे वो अगले स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे दो तरह से एंट्री हो सकती है। एक कि जब कभी कप एंड हैंडल में यहाँ ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट जोन के कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट है और कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो उसका स्टॉप लॉस बन जाता है। या तो फिर ये रिट्रेस करके नीचे आता है, तब जाके हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? तो पोटेंशियल स्टॉप लॉस अगर हम जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे रखेंगे तो वहाँ पे ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नेक लाइन के आसपास, ये जो नेक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके आसपास एबनॉर्मल वोलाटिलिटी होती है। वोलाटिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि प्रीवियसली ट्रैप्ड जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करते हैं और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आर वेटिंग, ऐसा वेट कर रहे हैं कि वो और नीचे भाव पे उनको मिल जाए। दूसरा प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट ऑफ स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? तो इनिशियल स्टॉप लॉस है जो कप फॉर्मेशन है, हैंडल फॉर्मेशन का लोएस्ट पॉइंट है, उससे 1% नीचे, 1% बिलो द लोएस्ट पार्ट ऑफ द हैंडल, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर डायनेमिक मूवमेंट ऑफ स्टॉप लॉस कैसे करनी चाहिए? RSI मूवमेंट के हिसाब से या हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के हिसाब से हमें फिर स्टॉप लॉस की मूवमेंट ऊपर की ओर करनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस हमें कंजर्वेटिव मोड में लगाना है। तो ये जो हैंडल का लोएस्ट पार्ट है उससे 1% नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। अब बात करते हैं टारगेट्स की। जो कप एंड हैंडल का नेकलाइन है, नेकलाइन से जहां ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट से अगर डिस्टेंस, कप का हाईएस्ट डिस्टेंस अगर इसको x बोलेंगे, तो ब्रेकआउट से अब अगेन ऊपर की साइड x डिस्टेंस का टारगेट है। मतलब ये डिस्टेंस, ये कप की हाइट से, हाइट जो है वो नेकलाइन से ऊपर की ओर हम देख सकते हैं। यहाँ पे नेकलाइन से ब्रेकआउट की ओर x डिस्टेंस पे हमारा टारगेट हो सकता है। ये पूरे कप एंड हैंडल का सारांश और एंट्री एग्जिट कैसे ले सकते हैं मैं अभी बता दूं। कप एंड हैंडल कहाँ जनरेट होता है? नॉर्मली एक अप ट्रेंड के बाद एक कप की फॉर्मेशन होती है। कप की फॉर्मेशन होते हुए कप की शुरुआत में, जो शुरुआत का फेज है, वहाँ पे वॉल्यूम ड्राइड आउट होते हैं और कप के सेकेंड हाफ में वॉल्यूम इंक्रीमेंटल फैक्ट्स में दिखते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंटल वॉल्यूम्स दिखते हैं। यहाँ पे हैंडल जब बन रहा है तब भी वॉल्यूम्स ड्राइड आउट दिखते हैं, वो रिड्यूसिंग ट्रेंड में दिखते हैं। हैंडल का जो एंट्री पॉइंट है, तो जहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है वहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम दिखते हैं। तो दिस आर द कंडीशंस ऑफ द कप। अब बात करते हैं एंट्री। एंट्री होती है जो ब्रेकिंग आउट कैंडल है उसके ऊपर, उसके क्लोजिंग के ऊपर हमारा एंट्री बनता है। स्टॉप लॉस हमें कप के जो हैंडल का लोएस्ट पॉइंट है उससे 1% नीचे स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट कहाँ रखना है? टारगेट रखना है हमारा जो कप का ओवरऑल लेंथ है, कप का ये जो ओवरऑल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये लेंथ हमें ब्रेकआउट से ऊपर की ओर टारगेट के लिए कंसीडर करना है। दिस इज द लेंथ वी शुड बी कंसीडरिंग फॉर द टारगेट। तो ये हुआ ओवरऑल सिनारियो जहाँ पे कप एंड हैंडल हमें ट्रेड करने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो ज़्यादा ही होता है, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रहता है 2.5 का। तो ये अच्छा खासा ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स को लेकर। प्रो सेटअप में क्या क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग अप मूव में अगर ये कप एंड हैंडल हमें मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाती है। अगर वी शेप रिकवरी है तो उस कप को हम अवॉइड करेंगे, उस बॉटम को और कप एंड हैंडल को इंश्योरिटी नहीं मिलेगी। अगर हैंडल जो पार्ट है वो जो पूरा कप साइज है उससे 50% से नीचे डीके नहीं हुआ है, तब जाके वो कप एंड हैंडल अच्छा खासा हमें कमा के देगा। अगर हैंडल जो है वो थोड़ा डीप है, मतलब 50% से ज़्यादा रिट्रेस मोड में है, तो वहाँ पे बायर साइड पे जो लिक्विडिटी है उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए कप के हिसाब से जो हैंडल बन रहा है उसकी साइज कम, मैक्सिमम 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डिमांड जोन जो है, जो कप का ब्रेकआउट है उस पर ब्रेकआउट डे पे अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए।
अच्छा खासा वॉल्यूम से मतलब है प्रीवियस जितने भी वॉल्यूम से उसके कम से कम 2 गुना या 3 गुना वॉल्यूम उसमें जनरेट होना चाहिए। जो स्टॉप लॉस है, तो टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे तो हम यहाँ पे लूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? जो हैंडल है उसके लोएस्ट स्विंग के नीचे 1% पे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हम ये कप एंड हैंडल कहाँ देखना चाहेंगे? हमें देखना चाहिए डेली और वीकली टाइम पे। और अर्ली एंट्री या एंटीसिपेटेड एंट्री के लिए बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। इसके मतलब कब एक बन गया और नीचे रिट्रेस हो रहा है, ये नेवर नो, वो रिट्रेसमेंट अगर 50% से नीचे चला गया तो ओवरऑल ब्रेकआउट डबल टॉप बन के नीचे की ओर जा सकता है। इसलिए पूरा फॉर्मेशन होने देना है, उसके बाद ही हम एंट्री जनरेट करेंगे। अब बात करते हैं मार्केट अलाइनमेंट को लेकर। हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और हमें कप एंड हैंडल मिल रहा है तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइडवेज मार्केट में मॉडरेट सक्सेस पोटेंशियल बन जाता है, जबकि अनस्टेबल या तो वीक ब्रेकआउट वाले स्टेट में हमें स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है और कप एंड हैंडल अच्छा नहीं चलता। और बियर मार्केट में एनवायरनमेंट जहाँ हॉस्टाइल है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो इस हिसाब से कप एंड हैंडल काम करता है। इसमें 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आइडेंटिटी कैसे बनती है? एक अच्छा खासा यू शेप का कप बनता है, ये जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज अ यू शेप कप। और यहाँ पे हैंडल का रिट्रेसमेंट लेवल 50% ऑफ द कप लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो रिट्रेसमेंट है वो हैंडल में 50% से कम होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। और तीसरी बात हमें जाननी है कि उसका टारगेट कैसे सेट करना है और उसका स्टॉप लॉस कैसे ट्रैक करना है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कप एंड हैंडल कैसे मार्केट में काम करता है। अब उसका हम एक लाइव और एग्जांपल देखेंगे जो कि मार्केट में चल रहा है या चल चुका है। सो वी विल बी सीइंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट इन दैट स्टॉक एंड देन विल सी कैसे वो काम कर रहा है। फ्रेंड्स, हमारे सामने ईपी प्लस यानी आदित्य इंफोटेक लिमिटेड का चार्ट है। इस चार्ट में हम देखेंगे कि एक कांस्टेंट अप मूव के बाद यहाँ पे जैसे ये अप मूव है, अच्छा खासा अप मूव के बाद यहाँ पे एक कप का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे एक हैंडल का फॉर्मेशन। अब ये जो फॉर्मेशन है ये एक कप है और उसका हैंडल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कप का डेप्थ है वो ओवरऑल जो अप ट्रेंड है उसका कितना % है। तो ये हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो है एट 50% के आसपास है, तो वैलिड रिट्रेसमेंट। अगर ये रिट्रेसमेंट 6.618 तक का भी होता तो वो भी वैलिड होता, बट उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम हो जाती है, जैसे हमने कप एंड हैंडल के एग्जांपल में बताया। तो यहाँ पे ये 100% रिट्रेसमेंट का 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और जो हैंडल है तो ओवरऑल कप का कितना रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, यहाँ से लेके अगर कप का है यहाँ पे बताएंगे तो हैंडल जो है वो अराउंड 0.5 या तो 50% का रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो ये भी एक वैलिड कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चेक करेंगे कि एक कांस्टेंट अप मूव के बाद यहाँ पे जहाँ डाउन मोमेंटम जनरेट हुआ है वहाँ पे वॉल्यूम बार्स कम होने लगे और टुवर्ड्स दिस कप का हाई तक पहुँचने के टाइम पे यहाँ पे वॉल्यूम बार्स बढ़े हुए हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं हमें, दिस आर द वॉल्यूम बार्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कि बढ़े हुए हैं, जहाँ के यहाँ पे हमें कप के केस में जहाँ पे अप ट्रेंड का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब यहाँ पे जब ये हैंडल बन रहा है, हैंडल के टाइम पे जो वॉल्यूम्स है वो रिलेटिवली कम दिख रहा है। ये हैंडल जो हम यहाँ पे क्रिएट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में जो वॉल्यूम बार है वो बहुत ही कम है। और जो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के टाइम पे वॉल्यूम्स प्रीवियस एवरेज कैंडल्स के वॉल्यूम के हिसाब से कम 2 या 3 गुने होने चाहिए वो जो है। और कैंडल की साइज जो है 2/3 ऑफ द ओवरऑल बॉडी साइज जो है 2/3 ऑफ द ओवरऑल कैंडल साइज है। तो ये वैलिड कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। तो चलो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एंट्री।
तो ये पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट हो गया। क्लोजिंग के ऊपर अगर है तो दिस इज एंट्री पॉइंट, दिस इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ दिस का। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे एज पर द रूल, ये जो लोएस्ट पॉइंट है उसके 1% नीचे, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द हैंडल, उसके 1% नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैं यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है 1547, तो 15 पॉइंट और नीचे 1530 के आसपास मेरा ये रहेगा स्टॉप लॉस। तो 1530 मेरा स्टॉप लॉस है, ये अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस लेवल है, दिस इज स्टॉप लॉस। और टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे? टारगेट है जो डेप्थ ऑफ द कप है वो फ्रॉम द ब्रेकआउट लाइन इंक्रीमेंटल होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हम जो है कब के ब्रेकआउट जोन से यहाँ डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द टारगेट वी आर डिफाइनिंग हियर, दिस इज द टारगेट। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे कंजर्वेटिव मोड में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है। इतना है कम, यहाँ पे अगर ये रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 17-18% का है और रिस्क जो है वो कुछ 13 या 12% के आसपास का रिस्क है, जो कि सही मायने में 15% का रिस्क है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.25 का जनरेट हो रहा। चलो देखते हैं आगे ये कब कैसे काम करता है। तो ये हमने एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉसेस डिफाइन किए। यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो देख सकते हैं कि टारगेट जो है वो बहुत ही कम टाइम फ्रेम में, मतलब कम में अचीव है। और फिर आगे भी देखते हैं कि कब कहाँ तक बढ़ेंगे, कब आगे के स्टेट में अच्छा खासा अप रैली में चला। तो आज की डेट में यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो आदित्य इन्फोटेक आफ्टर कप एंड हैंडल ब्रेकआउट कितना ऊपर तक चला गया। अगर हम ऊपर तक की बात करते हैं तो आदित्य इन्फोटेक जो है कप ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ये जो ब्रेकआउट जोन है, इस जोन के बाद परसेंटेज मूवमेंट में अगर बात करते हैं तो हमारे एंट्री पॉइंट से भी अगर बात करते हैं तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट अगर दिखे तो ऑलमोस्ट 110% ऊपर चला। तो दिस इज द ब्यूटी व्हाइल वी आर फाइंडिंग द कप एंड हैंडल पैटर्न। चलो तो कंडीशंस क्या क्या है हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड के बाद एक कप बना है, कप की जो डेप्थ है वो ओवरऑल अप ट्रेंड से 50% की। एक हैंडल भी बना है, हैंडल की डेप्थ भी अराउंड कप की डेप्थ से 50% के ऊपर है। हैंडल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल जनरेट हुई, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हमने एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉसेस जनरेट की और हमने रिलेटिव डायरेक्शन में उसको ट्रेड करने के लिए छोड़ा। तो टारगेट तो जल्दी अचीव हो गया, बट उसके बाद ये जो रैली आई वो रैली ऑलमोस्ट 110%, यहाँ से मोर देन डबल तक का मूवमेंट अभी तक एक कर चुका। सो दिस इज हाउ द कप एंड हैंडल वर्क्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच मोर कंटेंट्स। और अगर आपको लगता है कि और अच्छे ऐसे टॉपिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।